नमस्कार, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है और सभी देशवासियों को नवनाथ मिश्रा का नमस्कार। आज मैं एक काफी ज्वलंत मुद्दा लेकर के आया हूं जो कि सोशल मीडिया पर 3-4 दिन से वायरल हो रहा है। यह मुद्दा है कि ब्राह्मण समाज के ऊपर जातिवादी होने का आरोप लगा है। हम इस बात का एक परीक्षण करेंगे और इसी में दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है कि कुछ राजनीतिक दलों ने योगी सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया है कि योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी हो गई है। ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मण समाज को योगी सरकार या बीजेपी का दामन छोड़ देना चाहिए। इसको लेकर के अखिलेश यादव ने भी बयानबाजियां की हैं और मायावती ने भी बयानबाजी की है। तो आखिर यह आक्षेप क्यों लगाया जा रहा है ब्राह्मण समाज के ऊपर, ये इससे आप सभी परिचित हैं कि कुछ दिन पूर्व एक अपराधी विकास दुबे की पुलिस इनकाउंटर में गोली मारकर हत्या कर दी गई और इसके अलावा 2-3 लोगों की और हत्याएं की गई जिनके ऊपर पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं थे। तो अब जब हम इन मुद्दों का परीक्षण करते हैं, सबसे पहली चीज कि जो लोग ब्राह्मण समाज के ऊपर जातिवादी होने का आरोप लगा रहे हैं उनका अपना दृष्टिकोण है। वह जिस दृष्टिकोण को देख रहे हैं यह वही दृष्टिकोण है जो उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें बताने का प्रयास कर रही है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे वह ब्राह्मण बुद्धिजीवी हो, केवल ब्राह्मण ही इसका विरोध नहीं कर रहे, अन्य समुदाय के लोग भी कर रहे हैं और पूर्व पुलिस अधिकारी भी या पूर्व प्रशासक भी इसका विरोध कर रहे हैं इसके एंगल को लेकर के। तो आप लोग या जो लोग ब्राह्मण समाज को जातिवादी होने का आरोप लगा रहे हैं कि विकास दुबे की हत्या के खिलाफ ये लोग आवाज उठा रहे हैं, वास्तव में वह आवाज विकास दुबे की हत्या के खिलाफ नहीं है। वह आवाज है पुलिस के द्वारा इनकाउंटर जो किया गया वह फेक है या नहीं है इसके खिलाफ है। और ब्राह्मण समाज को यह पता है कि विकास दुबे अपराधी है और ब्राह्मण समाज को यह भी पता है कि उसने इसके पूर्व में कई ब्राह्मणों की हत्या की। इतना जानने के बाद भी ब्राह्मण समाज विकास दुबे या उसके समर्थक जो कि इनकाउंटर में मारे गए उनके पक्ष में आकर क्यों बोलेगा? ये कॉमन सेंस की बात है जो सोशल मीडिया के कर्ता या विद्वान ब्राह्मणों के ऊपर जातिवादी होने का आरोप लगा रहे हैं। कम से कम इतनी विवेकशीलता का परिचय उनको देना चाहिए। तो वास्तव में यह आरोप ब्राह्मण समाज के लोग नहीं लगा रहे हैं। ब्राह्मण समाज के बुद्धिजीवी हो सकते हैं या अन्य समाजों के बुद्धिजीवी या पत्रकार हैं, प्रशासक हैं। और वे क्यों ऐसा कर रहे हैं? वे इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि उनकी दृष्टि में यह इनकाउंटर फेक इनकाउंटर है और ऐसे ही अगर फेक इनकाउंटर हुए या जिस तरीके से कि षड्यंत्र में विकास दुबे को मारा गया है, इसी षड्यंत्र ऐसे ही षड्यंत्र में कहीं आपको या मुझे मारकर ना गिराया जाए। विरोध उसकी हत्या का नहीं हो रहा है, उसकी हत्या होनी चाहिए। किसी भी समाज में रावण जब पैदा होता है तो उसकी हत्या होनी चाहिए, लेकिन जो प्रोसीजरल जस्टिस है उसके अनुसार होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ के अधीन होना चाहिए। क्यों? जैसे कि उसमें मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि एक अपराधी को ले जा रही है, पुलिस मार रही है, ना मीडिया जान रही है, गाड़ी का नंबर प्लेट बदल जा रहा है, गाड़ी बदल जा रही है और पुलिस ने यह कहा कि 50 साल का अपराधी जिसके 2 पैर में रॉड पड़ा हुआ है वह उनकी रिवॉल्वर छीनकर भागा, इसलिए इनकाउंटर कर दिया गया। विरोध इस बात का हो रहा है कि क्या ऐसा हुआ। विरोध इस बात का नहीं हो रहा है कि वह ब्राह्मण अपराधी था तो उसको मारा क्यों। इसका पक्ष क्या है, इसका एथिकल पॉइंट क्या है? इसका एथिकल पॉइंट एक ये है कि वैसे ही घटना में कल को मान लीजिए आपका किसी के साथ कोई जमीनी विवाद चल रहा है, हम और आप चाहे जितने भी सभ्य हों कुछ ना कुछ विवादों में घिरे रहते हैं, या पुलिस भी इतनी नैतिक नहीं है, लगातार किसी न किसी रूप में हमारा शोषण करती रहती है। सड़कों पे या अन्य जगहों पे पुलिस के शोषण के रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। तो अगर जिसके साथ आपका विवाद चल रहा है यदि वह पैसे वाला है तो किसी थानेदार को 5 लाख रुपए दे देगा और कहेगा इसकी हत्या कर दो। और यदि थानेदार भ्रष्ट है तो वह आपको उसी विवाद में गाड़ी में बैठा करके ले जाएगा, उसके बाद आपका इनकाउंटर कर देगा
और जिस प्रकार विकास दुबे को वह प्रमाणित कर रहा, विकास दुबे मामले को प्रमाणित कर रहा है, उसी तरीके से ये कहेगा कि आप पुलिस के हाथ से रिवॉल्वर छीनकर भाग रहे थे, इसलिए पुलिस ने इनकाउंटर किया। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, यह विकास दुबे की हत्या के खिलाफ आवाज नहीं उठ रही है, आवाज इसके खिलाफ उठ रही, चाहे वह आईपीएस अधिकारी उठा रहे हैं, प्रशासक उठा रहे हैं, या ब्राह्मण समाज के बुद्धिजीवी उठा रहे हैं, कि इसका शिकार कहीं कल आप ना हो। बात समझ में आई? विवाद सिर्फ इतना है इसको लेकर के कि छोटे मोटे जमीन विवाद में उठाकर ले गई, 5 लाख रुपया विपक्षी से लिया हुआ है, आपको मारकर फेंक देगी किनारे और कहेगी कि आप रिवॉल्वर छीन करके भाग रहे थे, और पुलिस के समर्थक या सत्ता के समर्थक उसको प्रमाणित करेंगे जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, क्योंकि वह रिवॉल्वर छीनकर भाग रहा था तो उसको मार देना ही उचित था। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो इससे बचने के लिए यह विरोध हो रहा है कि आम नागरिकों को भविष्य में इसकी कीमत ना चुकानी पड़े। अब देखें कि ब्राह्मण समाज कितना जातिवादी है। चूंकि यह एक बौद्धिक समाज है तो वह किसी भी पक्ष के पहलुओं को बारीकी से परीक्षण करके ही विश्वास करता है, यह जातिवादी नहीं है। और जिस समाज के ऊपर आप जातिवादी होने का आरोप लगा रहे हैं, उस समाज के लोगों ने सदियों से ही प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाई है, और वह समाज सदैव से ही मार्गदर्शक समाज रहा है। जो समाज एक बौद्धिक समाज रहा है, मार्गदर्शक समाज रहा है, वो एक अपराधी की हत्या में उसका पक्ष लेने नहीं आएगा, कहीं ना कहीं उसका लीगल पॉइंट होगा तभी वह आएगा। अगर आप देखते हैं इतिहास को ही, तो राज्य के द्वारा जितनी भी प्रताड़नाएं हुई किसी भी सदी में, तो ब्राह्मणों ने उसका मुकाबला किया है, और सभी मानव कल्याण, सबके मानव के अधिकारों के लिए ये आवाज उठाई है, या मानव कल्याण के लिए आवाज उठाई है। जब हम आवाज किसी एक व्यक्ति के लिए उठा रहे होते हैं, तो वह एक व्यक्ति के मामले में उठा रहे हैं, तो उस वक्त हम सबके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। 2500 साल पहले जिस समाज में चाणक्य जैसे बुद्धिजीवी पैदा हुए, भ्रष्ट राजाओं का पतन किया, नए साम्राज्यों की स्थापना की, वह चाणक्य इसी समाज के थे। इस समाज में अगर रावण पैदा हुआ तो राम को पैदा करने वाले वशिष्ठ और अगस्त्य इसी समाज के थे, जिन्होंने राम को प्रेरित करके उनको हथियारों से लैस करा करके रावण की हत्या कराई है। इस समाज के लोगों ने भारत को और भारत में सामाजिक एकता को बनाए रखने का जो प्रयास किया है, अगर आप इसकी तरफ ध्यान देते तो इस समाज के ऊपर इतने आक्षेप नहीं लगाते। इतिहास के गर्भ में जाते हैं तो हम ये चीजें बहुत बारीकी से पाते हैं। यदि हम 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी में भी जाते हैं तो पेशवाओं के रूप में हमने मुगलों के खिलाफ आवाज उठाई, जब मुगल इस देश में अत्याचार को काफी बढ़ा रहे थे। अंबेडकर अभी पैदा भी नहीं हुए थे, ज्योतिबा फुले अभी पैदा भी नहीं हुए थे। उस समय भी राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती जैसे ब्राह्मणों ने दलित समाज के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, जातिगत भेदभाव के लिए कार्य किया। कम से कम आपको एक बार उनकी छवि देख लेनी चाहिए थी। स्वतंत्रता संग्राम में भी बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने जातिवादी मूल्यों से ऊपर और जातिवादी विचारों से ऊपर उठ करके संपूर्ण समाज के लिए कार्य किया। स्वयं भारत जब आजाद हो रहा है तो उसके बाद भी या उसके पूर्व भी ब्राह्मणों ने समाज कल्याण के लिए जो प्रयास किए हैं, उसको भले ही इतिहास में स्पष्ट नहीं दिखाया गया है, लेकिन उनका योगदान अत्यंत ही मूल्यवान है। चाहे वह वेदों की व्याख्या हो, धर्म की रक्षा हो, राष्ट्र की रक्षा हो, सदैव ही यह समाज आगे निकल करके सामने आया है। कई आपको उदाहरण देखने को मिल सकते हैं आजादी के पूर्व भी, चाहे वह विदेशी मूल्यों को भारत में लाने का प्रयास किया गया हो, या जब विदेशी मूल्य भारत की प्रतिष्ठा या भारत में हिंदुओं की या अन्य समूहों की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो आवाज उठाने वाला ब्राह्मण ही होता है। वह जाति या धर्म के नाम पे आवाज नहीं उठाता, वह सदैव मानव कल्याण के नाम पर आवाज उठाता है। आप समझ सकते हैं कि राजा राम मोहन राय जैसे लोग यहाँ पर उदारवादी मूल्यों को लेकर के, हेगड़े, रनाडे, यहाँ तक कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु हैं गोखले, वो भी ब्राह्मण थे।
अब आप देख सकते हैं मार्क्सवादी मूल्यों का, तो जिसको आप मानवेंद्र नाथ राय के रूप में जानते हैं, उसका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। और जब उदारवादी या ब्रिटिश शासकों के द्वारा जब दुनिया में शोषण फैलाया जाने लगा, तो इसने साम्यवाद को रसिया से बाहर निकालकर चीन और अमेरिकी देशों में फैलाया और इसने कई पश्चिमी शासकों को प्रभावित किया। ऐसा योगदान था किसका? एम.एन. रॉय का, मानवेंद्र नाथ राय, जिनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। भारत में भी जब अंग्रेजी शासन अत्याचार कर रहा था, तो कहीं ना कहीं गरीबों की जो फिलॉसफी है, समतावाद, समानतावाद, उसको लाने वाला मानवेंद्र नाथ राय यानी नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य एक ब्राह्मण ही थे। तो आवाज उठाना हमारा कार्य है। जब अत्याचार बढ़ता है तो हम आवाज उठाते हैं। आजादी के पश्चात भी नेहरू के रूप में पहले प्रधानमंत्री, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के रूप में पहले गवर्नर जनरल एक ब्राह्मण ही बनकर के सामने आए। उस दौर में भी उद्देश्य यही था, किसी भी तरीके से भारत को या तो औपनिवेशिक शासकों के चंगुल से बाहर रखा जाए और साथ ही साथ साम्यवाद के प्रभाव से भी मुक्त रखा जाए। यदि ऐसा ना संभव हो तो दोनों के साथ हम एक संतुलन बना करके चले, और ऐसा प्रयास किया आजादी के बाद भी। राष्ट्रीय सुरक्षा का जब मामला उभर करके आया, तब इन ब्राह्मणों ने ही अपना योगदान दिया है। शायद आपको पता ना हो कि जिस पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, जिस सिक्किम का भारत में विलय हुआ, उसके पीछे का रणनीतिक जो कार्यकर्ता था वह रामेश्वर नाथ काऊ थे। कश्मीरी ब्राह्मण थे जिन्होंने रा की स्थापना की। आप लोग ऐसे समाज के ऊपर जातिवादी होने का आरोप लगा देते हैं। जब वह किसी गलत कार्य का विरोध करता है तो यह निश्चय ही असहनीय बन जाता है। 1980 के दशक में जब वैश्विक राजनीति शीत युद्ध के दौर से गुजर रही थी और 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हो रहा था, उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था जब जमींदोज हो रही थी, तो देश को नई दिशा देने का जो कार्य किया वह एक प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव इस समाज का ही था, जिसपे आप जातिवादी होने का आरोप लगा रहे हैं। इजराइल की तरफ हमने अपनी विदेश नीति को घुमाया, अरब देशों के चंगुल से निकालने का प्रयास किया। यह सारे काम पीवी नरसिम्हा राव रूपी ब्राह्मण ने ही किया। जब देश वैचारिक द्वंद्व से जूझ रहा था, उदारवाद और मार्क्सवादी मूल्यों के बीच में द्वंद्व में फंसा हुआ था, ऐसी परिस्थिति में इस देश के भीतर जो राष्ट्रवादी छवि को उजागर करने का कार्य किया, राष्ट्रवादी छवि में आप लोगों के व्यवहार को ढालने का प्रयास किया, ये सभी के सभी ब्राह्मण ही थे। चाहे वह वीर सावरकर हो जिन्होंने हिंदुत्व का नारा दिया, चाहे गुरु गोलवलकर हो, संघ के जैसे संगठनों को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, ताकि आप अपने हितों को साध सके। यदि ये जातिवादी होते तो ऐसे राष्ट्रवादी संगठनों को खड़ा नहीं करते। स्वयं इन्हीं के उपस्थ थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने कश्मीर के लिए बलिदान दिया, वो ब्राह्मण ही थे। क्या आप भूल गए हैं अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों को? जिस आप राष्ट्र की अंधभक्ति में जी रहे हैं, उस राष्ट्र को भक्ति को एक तार्किक आधार देने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विद्वान ने ही किया। जिस भाजपा के आज पिछलग्गू बने हुए हैं, उसको खड़ा करने का पूरा कार्य अटल बिहारी वाजपेयी ने ही किया। और जब हम मार्क्सवादी मूल्यों में भ्रमित हो रहे थे, उस वक्त निकालने का कार्य अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ब्राह्मणवादियों ने ही किया है। चाहे खगोल विज्ञान हो, ज्योतिष विज्ञान हो, तर्कशास्त्र हो, जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो उसमें वह ब्राह्मणवादी दर्शन नहीं है जिसको आप ब्राह्मण जातिवादी होने का आरोप लगा रहे हैं। हमने कभी तलवारों से विश्व को नहीं जीता, सिर्फ अपने तर्कों से समाज को प्रभावित किया है और एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। तो कम से कम जब आप किसी समाज के ऊपर जातिवादी होने का आरोप लगाते हैं तो उसका एक किसी भी मुद्दे का एक तार्किक विश्लेषण कर लेना बहुत ही जरूरी है कि क्या जो मैं आक्षेप लगा रहा हूं किसी समाज के ऊपर वह जेन्युइन है भी या नहीं है। क्या वह एक ब्राह्मण होने के कारण ब्राह्मण का समर्थन कर रहा है या किसी ऐसे मुद्दे को उसने पकड़ा है जिससे संपूर्ण समाज का विनाश हो सकता है या उसके ऊपर समाज का विकास निर्भर करता है या शासक वर्ग के शोषण से बचाया जा सकता है। तो
तो खैर आप समझ गए होंगे कि ब्राह्मणों का योगदान, और यह समाज जातिवादी नहीं है। और आज जो करंट टाइम में चल रहा है, इस वक्त भी चाहे बीजेपी समर्थक कांग्रेस समर्थकों को या विपक्षी पार्टियों के समर्थकों को चमचे होने का आरोप लगाते हैं, या विपक्षी समर्थक अंध समर्थक बीजेपी समर्थकों को अंधभक्त होने का आरोप लगाते हैं, इन सब में इन राजनीतिक दलों के मूल्यों या हितों की रक्षा करने वाली जो मीडिया के जो खिलाड़ी हैं, ये सभी ब्राह्मणी हैं। ये सब अपना योगदान दे रहे हैं। कोई राष्ट्रवादी हितों की रक्षा के नाम पर अपना योगदान दे रहा है, तो कोई गरीब और दलितों के शोषण से बचाने के नाम पर योगदान दे रहा है। अब कैसे भूल जाते हैं राष्ट्रवादी मूल्यों की जो प्रचार कर रहे हैं रजत शर्मा, अर्णव गोस्वामी, ये सभी के सभी ब्राह्मण ही हैं। इसके अलावा जब सत्ता या शासक वर्ग जनता को अंधमार्ग में भटकाने का प्रयास करता है और बैकडोर से व्यवस्था का निजीकरण करता है या पूंजीवादी प्रवृत्तियों को बढ़ाने का प्रयास करता है, तो गरीबों की, अल्पसंख्यकों की, कमजोरों की आवाज उठाने वाला वह रवीश कुमार भी ब्राह्मण ही है, वह अविसार शर्मा भी ब्राह्मण ही है, वह प्रणव प्रसून वाजपेयी भी ब्राह्मण ही है। अगर ये सभी अगर जातिवादी होते तो अलग अलग तरीके से किस शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे होते। इनमें से किसी की भी प्रवृत्ति ब्राह्मणवादी अगर होती, तो यहां तक कि नरेंद्र मोदी को जब वह शासक बनते हैं, मुख्यमंत्री के पद पे आते हैं, उनके भाषणों को आप सुने, या प्रधानमंत्री बनते हैं, तो कलम पकड़ाने वाला या कौन सी कलम कहाँ यूज होती है इसको बताने वाला भी ब्राह्मण ही है, नृपेंद्र मिश्र। आज जिसके हाथ में राष्ट्रीय सुरक्षा का पूरा भार टिका हुआ है, पूरे देश को भरोसा है, वह अजीत डोभाल ब्राह्मण ही है। हम आप घरों में बैठकर किसी समूह के ऊपर आक्षेप तो लगा देते हैं, लेकिन शायद भूल जाते हैं कि उस समाज का योगदान कितना है। युद्ध किसी मुद्दे का समर्थन या विरोध कर रहा है तो उसका तार्किक आधार कितना है, और उस समाज में विद्वत जनों की संख्या कितनी प्रबल है। तो खैर मैं आपसे यहाँ पर इतना ही कहना चाह रहा था कि यह विरोध जाति के आधार पर नहीं हो रहा था, और यह समाज जातिवादी नहीं है। इसके तो अभी छोटे से योगदान है, अनंत असंख्य योगदान है भारत के निर्माण में, हिंदुत्व के निर्माण में, और भारत की राष्ट्रीय एकता के निर्माण में, चाहे वह खेल हो या अन्य क्षेत्र हो। तेंदुलकर जैसा महान खिलाड़ी पूरे विश्व में क्रिकेट का नहीं पैदा हुआ, वह ब्राह्मण ही है। तेंदुलकर, गावस्कर, वेंगसरकर, ये सभी के सभी ब्राह्मण ही हैं। राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, कहां तक आप जाएंगे, कहां तक परीक्षण करेंगे, और एक समाज को कितना आप जातिवादी होने का आरोप लगाएंगे, जो बिना सोर्स घुस आरक्षण के आपके हितों के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। आपके साथ राज्य या सत्ताएं अहित ना करें, उसके लिए संघर्ष कर रहा है, वह समाज है ब्राह्मणों का समाज। अब आते हैं हम दूसरे मुद्दे के ऊपर, या दूसरा मुद्दा कि मायावती और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, या योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है। तो सच्चाई, ये जो अपना राजनीतिक वोट बैंक साधने का प्रयास कर रहे हैं, इससे साधने वाला नहीं है इनके राजनीतिक वोट बैंक, क्योंकि हम शासक वर्ग को एक तरफ सपोर्ट भी करते हैं, और शासक वर्ग जब विरोधी हो जाता है, न्यायकारी हो जाता है, तो हम उससे समर्थन खींच भी लेते हैं। हमने कई पहले भी बताया है कि सत्ताओं को बनाया और बिगाड़ा है, चाहे प्राचीन इतिहास उठा लें, चाहे आधुनिक इतिहास। हम कांग्रेस के साथ तब तक थे जब तक कांग्रेस सबका कल्याण कर रही। जैसे ही कांग्रेस में भ्रष्टाचार की प्रवृत्तियां विद्यमान हुई, हमने दामन छोड़ करके बीजेपी का हाथ पकड़ लिया। और जहां तक बात उत्तर प्रदेश की राजनीति का है, हमने जब मायावती बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की अवधारणा लेकर के सामने आई थी, उस वक्त ये सत्ता में आने की काबिल नहीं थी, या इनके पास बहुमत नहीं था। तो सतीश चंद्र मिश्रा के रूप में एक सोशल इंजीनियर इनको मिला, जिसने बहुमत हिताय और बहुमत सुखाय को बदल करके सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय में तब्दील किया। सर्वजन हिताय, यह सर्वजन का हित करने वाला समाज है, और मायावती सत्ता में आ गई। किंतु मायावती ने छल किया, सत्ता में आने के बाद फिर वही अपना जातिवादी राग अलापना चालू किया, और ब्राह्मणों के ऊपर जातिवादी होने का आरोप लगा रही हैं। और अन्य समाजों के साथ जब शोषणकारी रवैया बढ़ा, ब्राह्मणों ने इनके हाथ से इन सत्ता छिनवाने में भरपूर मदद की, और सत्ता सपा के हाथ में सौंपने का प्रयास किया हमने। समाजवादी पार्टी भी आई,
हमने समर्थन दिया, भरपूर समर्थन दिया कि आने के बाद यह किसानों का और सबका कल्याण करेगी, लेकिन आने के बाद फिर वही ढाक के 3 बार MY समीकरण, मुस्लिम यादव। तो जाहिर सी बात है कोई भी बौद्धिक समाज तब तक आपके साथ रहता है जब आप सबका कल्याण करेंगे। जब देखा कि इन्होंने साथ नहीं दिया, इनसे भी सत्ता खींच ली, तो क्या पुनः आपके पास जाएंगे हम? शायद नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि पहले आपको अपनी प्रवृत्ति को यदि राष्ट्रीय लेवल पे ले जाना है, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो या योगी आदित्यनाथ हो, तो इन लोगों को अपनी जातिवादी प्रवृत्तियों को मारना होगा। ब्राह्मण समाज को जातिवादी साबित करने से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। यह समाज सदैव से ही लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया है। हो सकता है आप जातिवादी ना हो, लेकिन सत्ता के वर्चस्व में या माद में आप कुछ गलत कर बैठे तो उससे भी आपको हटना होगा। बाकी हम सदैव शासक वर्ग का समर्थन करते हैं यदि वो भारत के हितों में कार्य करे, वह भारत के नागरिकों के हितों में कार्य करे, वह सर्वजन हित और सर्वजन सुख में कार्य करे। तो समझ गए होंगे मायावती जी, ये हम आपके साथ तभी आएंगे आप पहले अपनी राष्ट्रीय छवि को सुदृढ़ करें या अखिलेश यादव, अन्यथा हमारे लिए बीजेपी ही बेहतर है। कम से कम कुछ मामलों में तो, चाहे वह राष्ट्रीय सुरक्षा हो, 370 का मुद्दा हो, हाँ यह बात अलग है कि आर्थिक नीतियां इसकी बहुत सही नहीं है आम नागरिकों के कल्याण के लिए और यह पूंजीवादी प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर है, लेकिन हम समय समय पर विरोध करके इसको काउंटर करने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि बीजेपी इस बात को समझेगी कि लंबे समय तक शासन करना है तो कहीं ना कहीं आमजन के कल्याण के लिए हमें सोचना होगा। तो ये है एक ब्राह्मण की सोच। फिलहाल आप जातिवादी होने का आरोप लगाना बंद करें। मूल मुद्दा कि कहीं आपके हाथ में रिवॉल्वर पकड़ा करके ना ठोक दिया जाए, इसका विरोध हो रहा है। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक प्रश्न मेरा चलते चलते अपने विद्यार्थियों से, क्या आपको कभी लगा है ऐसा कि मैं ब्राह्मण विद्यार्थियों को आपकी तुलना में अधिक महत्व देता हूं, एक ब्राह्मण जाति का होने के नाते या ब्राह्मण समाज का होने के नाते? शायद नहीं लगा होगा। केवल कक्षाओं में जब मैं राजनीति शास्त्र या अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ा रहा होता हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा पढ़ा रहा होता हूं या फिर नीति शास्त्र पढ़ा रहा होता हूं, तो वहां परिस्थिति जन्य, जब पूर्व या पश्चिम के या समाज सापेक्ष नीति शास्त्र पढ़ा रहा होता हूं या फिर पैन इस्लामिक टेररिज्म पढ़ा रहा होता हूं, तो वहां पर भले ही मैंने कभी परिस्थिति जन्यवश किसी समाज का नाम ले लिया हो, अन्यथा कक्षाओं के बाहर मेरे सभी विद्यार्थी मेरे प्रिय हैं। आप में से अधिकतम विद्यार्थी या तो स्नातक होते हैं या स्नातकोत्तर होते हैं, कुछ शोध के भी होते हैं और कुछ इंटर पास आउट टीनेजर्स होते हैं, और आप सभी मेरे व्यवहार से भली भांति परिचित हैं कि मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकता, तो पाक प्रायोजित इस्लामिक आतंकवाद का भले ही विरोध करता रहा हूं, लेकिन जातिगत या मजहबी आधार पे किसी का विरोध नहीं किया हूं। ब्राह्मण समाज जब भी होता है वो उसका उद्देश्य ही यही होता है कि समाज में नैतिक मूल्य कायम रहे, राष्ट्रीय सुरक्षा बनी रहे और सबको एक साथ लेकर के चले सरकार या सत्ताएं। और यदि सरकार और सत्ताएं ऐसा नहीं करती हैं तो ब्राह्मण समाज सदैव क्रांतियों को ही अगुवाई करने के लिए तैयार रहता है, जैसा कि 1857 का बिगुल मंगल पांडे ने फूका, जो कि एक ब्राह्मण ही थे। और 2012 में जब हम 21वीं सदी में जी रहे थे और लोगों को लग रहा था कि इस दौर में क्रांतियां नहीं पैदा की जा सकती हैं क्योंकि अधिकतम युवा लैपटॉप पे और मोबाइल फोन पे व्यस्त होता है, इन दिनों में भी अन्ना हजारे के रूप में एक ब्राह्मण ने आकर के नेतृत्व किया। तो क्या ऐसा कोई जातिवादी समाज कर सकता है? शायद नहीं। आप स्वयं विचार कर सकते हैं।